अब हम डिस्कस करेंगे पूरक वस्तु के संदर्भ में इंडिफरेंस कर्व कैसा पाया जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक सीधी रेखा के रूप में पाया जाता है तथा सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो स्थिर होती है। पूरक वस्तु के संदर्भ में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूरक वस्तु कौन सी है। ऐसी वस्तु जब एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाएं, एक कॉम्बिनेशन होता है तो दूसरी वस्तु का प्रयोग भी बढ़ाना अनिवार्य होता है। अर्थात एक वस्तु के प्रयोग के साथ ही साथ दूसरी वस्तु का प्रयोग अनिवार्य होता है, नहीं तो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। जैसे हमारे पास एक दर्जी एक सिलाई मशीन, यदि हम एक दर्जी और एक सिलाई मशीन का कॉम्बिनेशन संयोग बनाते हैं तो हमको यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। यदि हम लगातार मशीनों की संख्या बढ़ाते हैं, सिलाई मशीन मान लीजिए हमने 5 कर दिया, लेकिन हमारे पास टेलर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यूटिलिटी तो हमको उतनी ही मिलेगी, शर्ट जितना वो सिल सकता है उतनी ही सिल पाएगा। अतः जैसे जैसे यदि हमको यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना है तो हमको उसी रेशियो में दोनों वस्तुओं के उपभोग या प्रयोग को भी बढ़ाना होगा। तो पूरक वस्तु वो वस्तु होती है जब एक वस्तु के प्रयोग को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के प्रयोग को भी बढ़ाना अनिवार्य होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पूरक वस्तुओं में एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का तात्पर्य यह हुआ कि एक निश्चित मात्रा में या निश्चित रेशियो में जो तकनीकी एक प्रकार का अनुपात है वो फिक्स होता है। जब हम तकनीकी अनुपात में दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी लेवल भी बढ़ जाता है। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में इंडिफरेंस कर्व 90 अंश का समकोणीय होता है और इसमें सीमांत प्रतिस्थापन की दर 0 होती है। इस प्रकार हमें एक तटस्थ वक्र समकोणीय प्राप्त होता है। हमने देखा स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में एक सीधी रेखा के रूप में होगा जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, जबकि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में हमें एक समकोणीय इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होगा और जब हम ऊंचे तटस्थ वक्र पे जाएंगे तो हमें दोनों वस्तुओं को एक निश्चित रेशियो में बढ़ाना होगा। तो और यहां पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर 0 हो जाती है। तो आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस हमने लिया और हमने वाई एक्सिस लिया। एक्स पर हमने कोई एक्स कमोडिटी को ले लिया और वाई पर हमने वाई कमोडिटी को ले लिया। अब हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व है दैट इज IC1। ये देखिए एक समकोणीय IC वक्र है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये पूरक वस्तुओं के संदर्भ में है। मान लीजिए हम ए पॉइंट पर हैं, एक्स का OX1 प्रयोग और y का Y1 प्रयोग किया जा रहा है, तो thus we can get a combination of OX1 plus OY1। दिस इज द टेक्निकल रेशियो, यही टेक्निकल रेशियो है और जो फिक्स होता है। पूरक कमोडिटी के संदर्भ में टेक्निकल रेशियो सदैव, तकनीकी अनुपात सदैव फिक्स होता है। अर्थात इसी कॉम्बिनेशन में ये यूटिलिटी देगा, नहीं तो नहीं देगा। सपोज दैट हम OY1 निश्चित y वस्तु के साथ यदि x वस्तु की मात्रा बढ़ा दें तो देखिए हम फिर भी कहां पर हैं, B पॉइंट पर हैं और B पॉइंट पर हम ये देख रहे हैं कि हम कहां पर हैं, IC1 तटस्थ वक्र पर ही हैं। अर्थात यदि x वस्तु की मात्रा आप चाहे जितनी बढ़ा दीजिए लेकिन Y1 की वस्तु की मात्रा अगर नहीं बढ़ाते हैं तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं बढ़ेगा और सेटिस्फैक्शन लेवल वही स्तर पर बना रहेगा। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में आपको यदि यूटिलिटी ज्यादा गेन करनी है और सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा पाना है तो आपको दोनों वस्तुओं को समान अनुपात में ही बढ़ाना होगा, जो भी टेक्निकल रेशियो उसमें दिया हुआ होता है। ये आपका फलन पे डिपेंड करता है कि यूटिलिटी फंक्शन कैसा है। तो सपोज दैट अगर आप एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं, वाई वस्तु की मात्रा नहीं बढ़ाते तो आप यूटिलिटी आपकी नहीं बढ़ेगी, बट यू कैन गेट न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज बी कॉम्बिनेशन पर, बट यूटिलिटी लेवल विल बी IC1, लेकिन यूटिलिटी लेवल आपका इंप्रूव नहीं होगा।
अगर आप यूटिलिटी लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको दोनों कमोडिटी को टेक्निकल रेशियो के अकॉर्डिंग, यूटिलिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना होगा। और हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये मान लीजिए IC2 है, नया इंडिफरेंस कर्व है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि x2 मात्रा और इधर y की y2 मात्रा का प्रयोग बढ़ाया जाता है। x की OX2, y की OY2, thus we can get a new combination that is called C combination, और C combination that is situated on IC2। ये कॉम्बिनेशन हमें IC2 पर प्राप्त होता है। अतः ये हमारे पास एक संयोग है, और इसी संयोग पे यदि हम एक्सोस की पुनः मात्रा बढ़ाते हैं, एक्सोस की मात्रा बढ़ा दें, तो हमें डी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। लेकिन देखिए वाई वस्तु की मात्रा ना बढ़ाने के कारण केवल एक्सोस की मात्रा बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि हमारा यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन लेवल इंप्रूव नहीं होता है, और हम कहां पे रह जाते हैं, IC2 पर ही रह जाते हैं। इसलिए हमको एक निश्चित रेशियो में ही एक्स और वाई को बढ़ाना होगा IC3। तो हम आ जाते हैं कहां पर, ई पॉइंट पर, और हमारे पास y की मात्रा हो जाती है y3। तो इस प्रकार हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट A, C, E है, जो ये दिखाता है कि यदि हमको हायर यूटिलिटी कर्व या इंडिफरेंस कर्व में जाना है, तो हमें x की और y का एक निश्चित रेशियो में दोनों को बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार ए कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है OX1 प्लस OY1 दैट इज IC1 यूटिलिटी। B combination representing OX2 plus OY2 that is IC2 combination। C OX3 plus OY3 that is IC3। यानी यहां पर X और Y दोनों कमोडिटी आपस में पूरक हैं, और यहां पे सब्स्टिट्यूशन रेशियो, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेशियो हमारे पास रेट जो है दैट इज 0। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो वास्तव में समकोणी पा जाता है। तो हमने ये सीखा कि सामान्यतः इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे की ओर गिरता होता है, सामान्यतः मोस्टली। लेकिन दो ऐसी कंडीशन है, स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में और पूरक वस्तु के संदर्भ में, जिसमें इंडिफरेंस कर्व एक में सीधी रेखा के रूप में ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ पाया जाता है, और दूसरे में समकोणी पाया जाता है।